हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो जहां तक हम पहुंचे थे, एक बार मैं स्क्रीन आपको दे रहा हूं, यहां तक पहले मिला लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो था नोटबुक में 11th क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके थे। आप देख सकते हैं ये थी एक्सरसाइज 8.2, यानी अभी हम जीरो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, और उसके मिड एक्सरसाइज में जो बीच बीच की एक्सरसाइज आ रही है उनको सॉल्व कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन का आंसर मुझे ये दिख रहा है अपनी नोटबुक पे, और ये आपका बुक है एनसीईआरटी की आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th कंप्लीट कर लिया था, 12 और 13 आप ट्राई करिएगा। 14 पे एक बार डिस्कस करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 6। एक जीपी के फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो 16 है। मैं लिखता जाता हूँ। क्वेश्चन मैंने पिक किया है 14। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, और गिवन है कि एक जीपी के 3 टर्म का सम 16 है। एक बार आप देख ले, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात चल रही है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। फर्स्ट 3 टर्म का सम 16 है, नेक्स्ट 3 टर्म का सम 128 है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के एन टर्म का सम बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन रेशियो। तो कैसे करेंगे, क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकता है, देखते हैं एक बार। मान लीजिए जीपी के 3 टर्म ए आर और ए आर स्क्वायर। अब अगर मैंने 3 टर्म को ए आर और ए आर स्क्वायर बोला है तो ये बात आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म मैंने माना है ए को, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, और कॉमन रेशियो मैंने कंसिडर किया है आर को, ठीक है ना। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, इनका सम दिया है आपका, यहाँ से देख लेते हैं 16, और इसके बाद जो अगले 3 टर्म है उनका सम दिया है 128। सो ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5, इनका सम है 128। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ते जाइए। ये है क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इन जीपी इज 128। अब इनके हेल्प से आपको बाकी 3 चीजें कैलकुलेट करने को बोला है। फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ। कैसे करेंगे देखिए। ए प्लस ए आर स्क्वायर 16 है, ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस ए आर 5 128 है। तो देखिए सबसे सिंपल क्या है कि सेकेंड इक्वेशन से एक आर क्यूब को कॉमन ले लिया जाए और ये बन जाए a प्लस ए आर स्क्वायर। अब गौर करें, जो दूसरी इक्वेशन है उससे मैंने आर क्यूब कॉमन लिया, और अब ये बिल्कुल इनसाइड ब्रैकेट वही टर्म दे रही है जो पहली इक्वेशन में दिया हुआ। और अब फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू 16 हम अप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में। ये बन जाएगा आर क्यूब इंटू 16 इक्वल टू 128, यानी आर क्यूब बराबर 8 आ जाएगा और r का वैल्यू 2 आ जाएगा। माने जिस जीपी की बात चल रही है उसका कॉमन रेशियो 2 है, और कॉमन रेशियो को 2 लगा के a निकल। बहुत सिंपल है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं वो वैल्यू r की जो मैंने कैलकुलेट की है, तो ये बन जाएगा a प्लस 2a प्लस 4a। आप जानते हैं r को 2 पुट करने पर ये 4a बन जाएगा, ये 2a, ये a ऑलरेडी है। तो a प्लस 2a प्लस 4a इक्वल टू 16 इंप्लाइज दैट a इज 16/7। तो पहले r कैलकुलेट हुआ, उसके बाद a। अब a निकल गया है, r निकल गया है, फिर कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स बताइए। तो आप जानते हैं सीधे फॉर्मूले का काम है, बस एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। Sn बराबर a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस, बस आप r और a की वैल्यू अप्लाई कर दें, आपको सम, ठीक है ना। तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। 14th क्वेश्चन, आगे बढ़ते रहिए। 15th आप ट्राई करिएगा, 16 17 आप करेंगे। 18 हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्कशन के। 18th क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए। ये बात आप लोग जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन मैंने लीव किया क्योंकि इतने सारे कराना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर छोड़े हुए सवालों में कोई पूछना चाहता है बच्चा, तो बस उसे क्वेश्चन का नंबर भेज, एक बार क्वेश्चन का नंबर दे देगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। 14 के बाद 15 16 17 आपके लिए छोड़ा। 18th क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 888 888 8808, यानी 8 की सीरीज बनाई है, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, और आपसे बोला है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का n टर्म तक सम ने कैसे करेंगे, बस एक आउटलाइन लीजिए। मान लीजिए ये सम s, मान लीजिए इन सारे टर्म्स को जोड़ के जो समेशन आता हुआ s है, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, आप देखें। s को मैं लिख पाऊंगा 8 प्लस 8 प्लस ट्रिपल ए प्लस 4 बार ए, और इसी तरह के और भी टर्म आते जाएंगे। आपको n टर्म्स तक जोड़ना है, ये आपका थीम। जो ऑब्जेक्ट दिया गया वो यही है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस का n टर्म तक का सम निकालें, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म ना एक एपी बना रहे ना जी, एपी तो खैर पॉसिबल ही नहीं है इतने बड़े गैपिंग के साथ। जीपी के लिए अगर मैं 88 को 8 से डिवाइड करूं तो 11 आएगा, बट अगर 888 को 88 से डिवाइड करूं तो 11 नहीं आएगा, इसका मतलब जीपी भी नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है जिसमें केवल एक डिजिट को रिवाइज करके सीक्वेंस तैयार किया जाता है, तो इसे आप एपी जीपी के वे में करने के लिए पहले सिंक्रोनाइज करें। कैसे करते हैं वो सीख लीजिए एक बार। अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करें, जैसे आप 8 कॉमन ले लें इस पूरे सीक्वेंस से, तो ये सीक्वेंस ब्रैकेट में बन जाएगा 1 + 1 1 + 1 1 1। आप ये जानते हैं कि 8
कॉमन लिया जा सकता है। ये सभी टर्म 8 के मल्टीपल्स हैं और 8 को कॉमन लेने के बाद ये कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। अभी भी ये उस फॉर्म में नहीं आया जिस फॉर्म में इसको मैं लाना चाहता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखिए दूसरे स्टेप में एक 9 से इसको डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये सीक्वेंस बन गया कुछ इस तरह। 9 से मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मेट मैंने बनाई है इसको आप एक रूल की तरह याद कर लें। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप 9 के सीक्वेंस में ही उसे कन्वर्ट करें। अब बात उठती है कि सर इससे फायदा क्या है, तो फायदा अब समझें। फायदा ये है कि 9 का सीक्वेंस जब आपके सामने आ जाएगा तो आप उसे लिख पाएंगे इस तरह से, जैसे पहला टर्म जो 9 है उसे आप लिख पाए 10-1। एक बार देखिए, 9 को आपने लिखा 10-1, 99 को आप लिख पाएंगे 100-1 और उसके बाद आप लिख पाएंगे 1000-1 और इसी तरह से आप एन टर्म तक लगातार इस प्रोसेस को चलाते, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या बन गया, देखिए गौर करते रहिए। 8/9 बाहर है। अगर मैं सारे टर्म जो फर्स्ट टर्म है हर ब्रैकेट में उनका एक पैकेट बनाऊं तो ये पैकेट मुझे मिला है अप टू एन टर्म। और ये बात आप लोगों को क्या बतानी जरूरी नहीं समझता मैं कि हर टर्म में एक -1 इन्वॉल्व है और ऐसा n टाइम्स हो रहा है तो -n लिख, -1 n टाइम्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो -n आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा 8/9 और जो अब एक्सप्रेशन आपके सामने आया है आप देख पा रहे हैं, यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन को हमने जीपी में कन्वर्ट कर। अब इस जीपी को समेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। सम कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है ए का वैल्यू 10 है। पहले ये समझ लें, ए का वैल्यू इस सीक्वेंस में 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। अगर आप 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो भी 10 आएगा। तो 10 इसका कॉमन रेशियो है। तो a r⁻n-1 अपॉन r-1 कुछ ऐसा इसका समेशन आएगा। इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए और -n जो लिखा है वो अलग से लिखिए। अब बस इसको 8/9 को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी ये खूबसूरत लग रहा है। 10-1 को अगली लाइन में 9 लिख सकते हैं। बस इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को तो ये होगा इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का वे। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे लगातार इस सब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 ये आप ट्राई करिएगा, वो सब एक ही ढर्रे के सवाल हैं। 23 तक आप ट्राई करेंगे 18 के बाद और 24 पे हम डिस्कस करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए फिर हम डिस्कशन करेंगे। सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of GP to the sum of terms from n+1th to 2n term is 1/r⁴ देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या है, आपसे बोला है कि ये शो करके दिखाओ कि किसी जीपी के n टर्म का जो सम है और उन n टर्म्स के कंप्लीट होने के बाद जो अगले n टर्म आते हैं। अब n टर्म कंप्लीट होने के बाद अगले n टर्म जो आएंगे वो कहां से शुरू होंगे, n+1 से। तो 1 से लेकर n तक का एक सेट बनाना है और n+1 से लेकर 2n तक का दूसरा। पहले n टर्म को जोड़ना है और जहां पहले n खत्म होते हैं उसके बाद अगले n को जोड़ और इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना क्या है, ये साबित कर देना है कि 1/r⁴n हो। जहां पर r का मीनिंग नहीं दिया गया है सवाल में, ये लिखा जाना चाहिए था वेयर r इज कॉमन रेशियो, बट ठीक है नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम मन से मान लेंगे क्योंकि r जो है कॉमन सिंबल है, कॉमन रेशियो के लिए r तो अंडरस्टूड मान करके शायद छोड़ दिया है एनसीईआरटी ने। तो क्वेश्चन है सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द रेशियो ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म इज 1/r⁴n। r इज कॉमन रे। कैसे करना है एक बार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24th क्वेश्चन है और ये रही स्क्रीन में नोटबुक। अब एक बार इसमें आइए आप मेरे साथ 24th क्वेश्चन में आते हैं। एक दो पेज और बढ़ा लेता हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चंस लगातार चल ही रहे हैं। ये एक्सरसाइज एक्चुअल में बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो अब जितने ज्यादा होंगे पिकिंग भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो 24th क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए जीपी जिसकी डिस्कशन चल रही वो है AR² और इसी तरह के और टर्म है इसमें। फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया है, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टर्म का रोल ए से प्ले करवाया है और कॉमन रेशियो को तो इस क्वेश्चन में आर ऑलरेडी दिया हुआ है, हालांकि लिखा नहीं है कहीं लेकिन वो है। अंडरस्टूड मीनिंग है कि आर कॉमन रेशियो है। आपसे बोला है कि शुरू के n टर्म को जोड़िए और फिर n जहां खत्म होते हैं उसके बाद n+1 से 2n। देखिए कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले मैं सम कर रहा हूं फर्स्ट n टर्म्स का, इसका नाम मैं S1 रख देता हूं। तो ये कैसा दिखेगा एक बार देखें बस। अभी मैं जोड़ने की जहमत नहीं उठाऊंगा, जोड़ूंगा नहीं, बस लिख दिया। लास्ट टर्म होगा AR⁴n-1, ठीक है ना, ऐसा दिखाई दे, ठीक। और जो S2 में कहूंगा, किसको कहूंगा, जहां n टर्म कंप्लीट हुआ उसके बाद n+1 से लेकर 2n तक, वो कौन होंगे आप जानते ही हैं यार, वो टर्म होंगे AR⁴n-1 के बाद अगला कौन होगा, AR⁴n भैया, इसका बड़ा भाई, फिर AR⁴n+1 आएगा, फिर AR⁴n+2 आएगा और लास्ट में कौन सा टर्म आएगा आप जानते हो, वो होगा AR⁴2n-1। कब आया, जब n टर्म जोड़े। अब जोड़े हैं n+1 से लेकर 2n तक के, तो उनका समेशन ये आ गया। एक बार फिर सवाल समझ ले, एक जीपी है बहुत लंबा, उसके फर्स्ट n टर्म जोड़े वो ऐसे दिखाई देंगे
जैसे मैंने लिखे आप गौर, ये फर्स्ट एंड। फिर जहां पर ये एंड खत्म हुए हैं उसके बाद अगले से शुरू करके ये है अगले एंड, इसके सम को हमने S1 बोला, इसको S2। राइटर इन दोनों का रेशियो एनसीईआरटी हमसे कहता है इनका रेशियो निकालें, तो रेशियो बाद में निकालेंगे, पहले एक काम करते हैं, जो दूसरा S2 है उसमें से एक R की पावर n कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन लेने के बाद पहला टर्म A बन जाएगा, दूसरा AR, तीसरा AR स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म अभी तक AR टू द पावर 2n-1 है ना, ये वाला, ये इसमें n निकलने के बाद ये बन जाएगा AR टू द पावर n। और अब गौर करिए ना, एक बहुत खास बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जैसे ही मैंने दूसरे सीक्वेंस से R टू द पावर n को बाहर खींचा, अब ये ब्लैक कलर का जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ये वही है जो S1, ये S1 ही आ गया है, तो मैं इसको S1 लिखने का मेरा मन कर रहा है, तो S2 बराबर आ गया R टू द पावर n इंटू S1। और अब आप S1 को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए या S2 को डिनोमिनेटर पर ले आइए, क्योंकि राइटर ने हमसे S1 बाय S2 मांगा, तो ये आपका अगली लाइन में डायरेक्ट। तो इस तरीके के सवाल, ऐसा नहीं कि जीपी के समेशन के फॉर्मूले से आप लगाएं, जीपी का समेशन बीच में लाने की जरूरत ही नहीं, केवल एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली लिख के ही निपट जाएंगे ये सवाल, है ना। जैसे पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा, फिर हमने मैच करा, हमने क्या क्या है यार इसमें, हमें दिखाई दिया ये A से शुरू होके ARn-1 पे खत्म होता है, अगला सीक्वेंस ARn से शुरू होके ARn-2n-1 पे खत्म हो रहा है, तो हमने दूसरे सीक्वेंस से R टू द पावर n को बाहर खींच लिया, और अब इस सीक्वेंस को गौर से देखा तो ये वही है जो S1 है, हमने इसे S1 लिख दिया। ऐसा करने से हमको जो इक्वेशन मिली, अब क्योंकि S1 बाय S2 निकालना था तो हमने R टू द पावर n को S2 की तरफ भेज दिया और S2 को इस तरफ ले आए, और ये आ गया S1 अपॉन S2 बराबर 1 अपॉन R टू द n। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया जा सकता है। अभी आगे बढ़ेंगे, 24 कंप्लीट करने बाद 25th क्वेश्चन में आते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लूं, क्वेश्चन नंबर 25। अब एक बार पढ़ेंगे उसको, क्या है देखिए, क्वेश्चन आप लोग भी देख ले, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये है सवाल, ABCD आर इन जीपी, ठीक है भैया, ABCD जीपी में पता चल गया, सो दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर। एक बार मैं लिखता हूँ स्क्रीन में, जो प्रूफ करना है, ABCD जीपी में है, ABCD आर इन जीपी, याद। अब ABCD जीपी में है ना, तो पहले एक आध एक्सप्रेशन इससे ही दे देता हूं। देखो, अगर ABCD जीपी में है तो भैया ये आप जानते हैं कि B अपॉन A का रेशियो वही होगा जो C अपॉन B का होगा, जो D अपॉन C का होगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं यार, R बोल दो, B अपॉन A, C अपॉन B और D अपॉन C, सेम रेशियो देंगे अगर जीपी है। यहाँ पर R मैंने किस उद्देश्य से लिखा आप जान गए होंगे, R कॉमन रेशियो को एक्सप्लेन। ABCD जीपी में है और कॉमन रेशियो को हमने R नाम दे दिया, तो B में A से डिवाइड करके, C में B से डिवाइड करके या D में C से डिवाइड करके R आना चाहिए। बन गई 3 इक्वेशंस। अब क्या क्वेश्चन है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब क्वेश्चन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मल्टीप्लाई B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर टू प्रूव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उल्टा लिख दिया, हालांकि मैंने पहले लिखना चाहिए था टू प्रूव, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में लिख दिया। तो अब हमको प्रूव क्या करना है, ये स्टेटमेंट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, देखो सबसे इजीएस्ट वे होगा लेफ्ट से राइट की ओर, और वो भी बिना किसी ज्यादा तामझाम के, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बैक में थोड़ा गंदा लग रहा है, यहीं पर लिख देता हूँ टू प्रूव। ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके बराबर, ठीक ना। अच्छा, हेल्प क्या दी है कि ABCD जीपी में है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी हेल्प। हम B अपॉन A, C अपॉन B और D अपॉन C को जब मन करे R बोल सकते हैं, R कॉमन रेशियो का नाम है, और हमको प्रूव करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर। तो जो एक्सप्रेशन राइट में दिख रहा है बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो इसमें A के साथ B, B के साथ C, C के साथ D, यानी आप गौर कर रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट का पहला टर्म आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, दूसरा आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तीसरा आपस में ज्वाइन हो रहा है। तो बिना किसी ज्यादा परेशानी खड़े किए अगर सिंपली इसको करने की कोशिश की जाए तो अप्रोच क्या होना चाहिए वो सुनिए। आप सीधे इसको लिखिए, A स्क्वायर को आपने A लिखा, तो दूसरे A को आपने क्या लिख दिया, B अपॉन R। अब ये मत पूछेगा ये कैसे लिख दिया, आपको अभी मैं बताता हूँ। B अपॉन A को आपने R माना था, तो आपने एक A को तो A लिख दिया और दूसरा जो A था उसको B अपॉन R लिख। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो मुझे लाना मैं वो ला के रहूंगा ना, मुझे AB का पेयर बनाना था, मैंने बना दिया। ऐसे जो B स्क्वायर लिखा उसके एक B को B लिखो, दूसरे B को लिख दो C बाय R, और जो तीसरा C स्क्वायर उसको C लिखो और दूसरे को लिख दो D बाय R। यानी मैंने क्या किया, वो प्लानिंग पूरी, तो 100 करने वाले सवालों में स्टूडेंट
स्टूडेंट जो स्कूल की परीक्षाएं देते हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जो प्रूफ करना है ध्यान से उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। भाई मुझे AB प्लस BC प्लस CD ला, उसको लाने के लिए मैं अपना अरेंजमेंट सेट। कई बार बच्चा क्या करता है, बदलना शुरू कर देता है अनर्गल रूप से, या उसका एक तरीका होता है AR स्क्वायर AR क्यूब हर सवाल में माने, जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसा फॉर्मेट जैसा लाना है बना दीजिए वैसा। तो जो पहला टर्म है स्क्वायर उसको A और दूसरे A को B बाय आर, B स्क्वायर को B और C बाय आर, C स्क्वायर को C और D बाय आर लिख, और दूसरे ब्रैकेट में गौर करिएगा, दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास B 2 बार है, एक B को तो मैं B लिखूंगा भैया, अब दूसरे B को मुझे बनाना होगा A, तभी तो BA का पेयर बनेगा। तो अब दूसरे B को A कैसे बनाऊंगा, फिर से इसी फॉर्मूले के पास हाथ जोड़ के जाऊंगा, B अपॉन A बराबर R, तो दूसरे B को लिख दूंगा AR। ऐसे ही जो दूसरा है C स्क्वायर उसको लिखूंगा C इंटू दूसरे C को BR, और तीसरा D स्क्वायर उसको D इंटू C, यानी एक में मल्टीप्लाई टू आर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल किया, एक में डिवाइड टू आर वाला कंसेप्ट। और अब गौर करें, आप पहले ब्रैकेट से 1 अपॉन आर कॉमन लेने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, तो ये बन गया AB प्लस BC प्लस CD, और दूसरे ब्रैकेट से R कॉमन लेने का मन कर रहा है, तो ये बन गया AB प्लस BC प्लस C, और R और 1 बाय R कट गए, और आपको जो फल प्राप्त होना था वो प्राप्त। ये लो आपका फल। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन को अंदर से ही निकाल लो, ठीक है ना। तो प्रूफ करने वाले सवाल इस तरह से किए जा सकते हैं। 25th क्वेश्चन कंप्लीट। 6 और 7 आपके लिए छोड़ा है। 28 पे आइए, 28 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन एक बार देखेंगे स्क्रीन पर, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये लीजिए। सवाल है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल। कंडीशन दी है कि दो नंबर्स का जो सम है उनके ज्योमेट्रिकल मीन का 6 टाइम्स है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है ना। अब द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ठीक, दो नंबर का जो सम है उनके ज्योमेट्रिकल मीन का 6। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चरण भाई, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन। दो नंबर हैं जो भी है, A और B मान लीजिए, उनका जो सम है वो 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिकल मीन। आपको शो करना है कि नंबर्स का जो रेशियो है 3 + 2√2 और 3 - 2√2 के रेशियो से दिया जा सकता है। नंबर्स का रेशियो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 के रेशियो के रूप में दिया। अब क्या कंडीशन है, एक बार इसको मैथमेटिकली समझो। यहाँ पर आते हैं अपनी नोटबुक पे। देखिए क्वेश्चन को ऐसे उठाइए, आपको दो नंबर दिए हैं, कुछ भी मान लीजिए, आपने x और y माने चलिए। तो क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर्स का जो सम है x और y का, उनके ज्योमेट्रिकल मीन। अब ये आप जानते हैं कि दो नंबर x और y का ज्योमेट्रिकल मीन √xy होगा, इसका 6। सबसे पहला स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन, यानी x + y जो है वो 6 टाइम्स √xy है, सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। आपको नंबर्स का रेशियो बताना है, x और y का रेशियो आपको कैलकुलेट करना। कई रास्ते हो सकते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे ढूंढते हैं, x + y दिया है 6 √xy, है ना। सबसे अच्छा अप्रोच होगा इस सवाल के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, बेस्ट वे है। जो कर रहा हूं उस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2√xy को भेज दिया लेफ्ट डिनोमिनेटर पे, और जो राइट में टर्म था 6, क्योंकि उसमें से 2 जा चुका था, तो अब वो कितना आ गया, अब वो 3/1 बन गया। अब ये इस तरह के एक्सप्रेशन में बदल गया, ठीक है ना। इसको मैं पहली इक्वेशन का नाम दे देता हूं। अब गौर करिए, ये जो न्यूमरेटर पे टर्म लिखे हैं √x स्क्वायर और √y स्क्वायर के रूप में लिखे जा सकते। एक बार अगली लाइन में लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूज ना होता कि अगली लाइन में लिख देता हूँ। मैं x को लिख देता हूँ √x का स्क्वायर और y को √y का स्क्वायर। अभी बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या मजाक है कि x जैसे सिंपल टर्म को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अगले स्टेप में जाके समझा पाऊंगा कि ऐसा क्यों किया। बराबर 3/1, ये बन गया कंडीशन। अब देखिए, √x + √y का होल स्क्वायर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो दिस। तो ये बन गया √x² + √y² अपॉन 2√xy = 3/1। और अब इसमें लगा देता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, ये जो कंसेप्ट 10वीं क्लास में सीखते हैं ना, बहुत बड़ी क्लास में भी काम आता है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के लेफ्ट में क्या बन जाएगा, देखिए √x² और √y² न्यूमरेटर में लिखा है, और डिनोमिनेटर 2√x √y को जोड़ दिया इसमें, और डिनोमिनेटर पे इन्हीं को घटा दिया, √x² + √y² - 2√x, ऐसा बना दिया। और यहाँ पर भी 3 + 1 अपॉन 3 - 1। अब सुनिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है कि जब आप A/B = C/D एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेशन लेफ्ट में करें तो राइट में भी वही ऑपरेशन करना। जो फुल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, उस फॉर्मेट में जो काम आप लेफ्ट में करेंगे वो राइट में भी करेंगे। वैसे आमतौर पर जनरली क्या करते हैं, लेफ्ट में भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। मैंने भी वही किया। देखिए न्यूमरेटर पे मैंने इन दोनों को ऐड किया है, ये देखिए, और डिनोमिनेटर पे सेम दो टर्म को माइनस कर। अब रूल ये है कि जो मैंने यहाँ किया वही मुझे इस तरफ भी करना है। ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि आप
कहेंगे सर ये किस तरीके का, सिंपल सी बात है भाई, 3/1 9/3 के बराबर होता है, जानते हैं आप, ये बात तो ट्रू है। अब इसमें अगर आप लेफ्ट में 3 और 1 को जोड़ दें और डिनोमिनेटर पे घटा दें और राइट में भी आप वही ऑपरेशन करें, तो इससे इनके बीच में जो इक्वलिटी है वो मेंटेन। कैसे? इधर आ गया 4/2 और इधर आ गया 12/6। पहले भी ये 2 था, अभी ये भी 2 है, ये भी 2 है। पहले ये 3 = 3 था, अब ये 2 = 2 है। इसका मतलब जब तक आप लेफ्ट और राइट में एक जैसे परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे, दोनों तरफ एक जैसा रूल लगाएंगे, तो आपका जो इक्वलिटी का साइन है वो मेंटेन रहेगा। यही हमने यहाँ भी किया। हमने लेफ्ट में भी न्यूमरेटर पे दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में घटाया, राइट में भी हमने, तो रेशियो बराबर रहने चाहिए। और अब आप गौर से अगर देखें तो लेफ्ट में बन गया √x² + √y² + 2√x√y, यानी √x + √y² और डिनोमिनेटर पे बन जाएगा √x - √y², और यहाँ बन जाएगा 4/2, जिसको सिंपली आप 2/1 कह लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो बन गया कंडीशन, इसको गौर से देखें, ये बन गया है √x + √y अपॉन √x - √y² = 2/1, और इस स्क्वायर को काट के यहाँ अंडर लगा देता हूँ। 1 को तो अंडर की कोई टेंशन होती नहीं है, तो 2 को दे दिया, अब ये बन गया। और अब एक बार फिर से बच्चों, क्योंकि हमको x/y निकालना है, भूलिएगा हमसे बोला था दोनों नंबर x और y का रेशियो बताने तक रुकना, ठीक है ना। तो एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और अगेन, अभी तक हमारे पास क्या है, पहले लिख देता हूँ, √x + √y अपॉन √x - √y = √2/, और अब फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविड, तो क्या बन जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, ये बन जाएगा √x + √y + √x - √y, यानी न्यूमरेटर में दोनों को ऐड किया और डिनोमिनेटर पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है जो आप लेफ्ट में करेंगे वही आप राइट में भी करेंगे। अब यहाँ पर भी भैया मजबूरी है, √2 + 1 अपॉन √2 - 1, और सॉल्व करके क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा, एक पन्ना और बढ़ा लेते हैं, हाँ, सॉल्व करके क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा √x + √x 2√x, और डिनोमिनेटर पर बन जाएगा 2√y। ये मैंने कैसे लिखा अभी बताता हूँ, एक सेकंड बस मुझे दीजिए, फिलहाल मैं लिख लूँ इसको। ये बन गया, देखिए क्या किया मैंने, न्यूमरेटर में ये दोनों कट गए, डिनोमिनेटर में ये दोनों, समझ गए ना, सिंपली ऐसा बन गया। अब 2 से 2 ही कट, एंड नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ, तो ये बन जाएगा आपका x/y = √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 क्योंकि जब स्क्वायर किया तो ये √x x बन गया, ये √y y बन गया, और इधर भी इन दोनों को स्क्वायर मिल गया। अब अगर आप a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर ओपन करना जानते हैं, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हैं, ये इसका पहला तरीका है, सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि इसमें कोई तामझाम नहीं है, इसमें 10वीं क्लास का नॉलेज, कंपोनेंडो डिविडेंडो 10th स्टैंडर्ड की चीज है, इसको लगा के ही ये सवाल पूरा फिनिश हो। तो सबसे बेस्ट अप्रोच मैं इसी को कहूंगा। हालांकि देखिए क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद इस पे और कई अप्रोच हम लोग लगा सकते, जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन में ही ये तरीका मैं बाद में आपको समझाऊंगा, जब कभी क्वाड्रेटिक बताऊंगा तो क्वाड्रेटिक के बाद भी इस प्रकार का एक आध सवाल जरूर उठाऊंगा, इस पर डिस्कस करूंगा। ये जो पहली लाइन थी इस तरह की, अगर मैं इसी समय इसको y से डिवाइड कर देता ना, तो ये x/y मुझे तभी मिल गया होता। गौर, ये y से डिवाइड करने के बाद के हालात ऐसे हो, है ना, ये बन जाता है x/y, y1 बन जाता और ये बन जाता 6√x/√y, ऐसा बन जाता। और अब मैं इसको लिख देता √x/y होल स्क्वायर माइनस 6√x/y + 1 बन, और फिर आप जानते हैं अगर √x/y को एक नया नाम दे दूं z, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालें। जो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट निकलते जानते हो किसकी वैल्यू होती है, वो √x/y और √y/x की वैल्यू, एक वैल्यू √x/y की होती है, एक √y/x की होती है, और जैसे आप इन दोनों वैल्यू का रेशियो निकालते आपको एग्जैक्टली x/y पता लग जाता। तो ये भी एक तरीका होता है, बट ठीक है अभी हम क्वाड्रेटिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ाने के बाद, इसलिए मैंने वो तरीका आपके लिए चुना जो 10वीं लेवल 10th स्टैंडर्ड, सिंपल जो बातें 10वीं क्लास में बच्चे ने सीखी हमने उससे, ठीक है ना। चलिए तो 28 भी कंप्लीट हुआ, 28 कर लीजिएगा, 29 30 आप खुद ट्राई करिएगा, 31 भी आप ट्राई करेंगे, 32 मैं कराऊंगा। 32nd क्वेश्चन, चलिए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। 32 के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो क्या कहता है सुनिए, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन यानी अल्फा प्लस बीटा बट्टे 2 वो गिवन है कितना, अर्थमेटिक मीन इज 8, और इनका जो ज्योमेट्रिकल मीन है रूट अल्फा बीटा, ये कितना दिया देखें एक बार, ये दिया है 5। अब सुनिए सवाल को एक बार स्टार्ट करेंगे। इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रूट्स ऑफ, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक। आसान सवाल है लेकिन अंतिम था इसलिए मैंने उठाया। एक बार बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दिया है,
रूट अल्फा बीटा दिया है, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ गई क्लियरली, और इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो अल्फा इंटू बीटा 25 है। और आप जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लुक होता है, फॉर्मेट, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करूं, ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग तब सीखेंगे जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड पास करके आए हैं तो ये 10th के बच्चों को पता। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम हो गया 16 और प्रोडक्ट हो गया 20। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम पता लग जाए और प्रोडक्ट पता लग जाए, उसको निकालना बहुत आसान। तो 32nd क्वेश्चन पर ये कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बीच बीच के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए और कुछ आपके लिए छोटे, जितने मैंने छोड़े हैं वो आपको ट्राई करें। कोई नहीं बनता तो आप बस आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर डालना होगा और मुझसे बोलना होगा सर सीक्वेंसेस सीरीज में इस नंबर, एनसीईआरटी इस नंबर। जब एग्जाम्पलर में पूछेंगे तो भी यही करिएगा, एग्जाम्पलर नंबर इतना, बस केवल नंबर आप भेजेंगे और यहाँ पर मुझे पता। तो ज्यादा जो आपको बार बार टाइपिंग, कई बच्चे पूछते सर सवाल भेजे कैसे। देखिए सवाल अगर आपका अपना पर्सनल है तो वो तरीका फिर आपको निकाल, लेकिन अगर आप इस सीट में से या मेरे जो बैंक है उनमें से कोई पूछ रहे हैं तो आप सीधे नंबर से बात कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, इफ am एंड gm ऑफ टू रूट्स, ये तो हो गया। चलिए 32nd क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ये पूरा करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस हम उठाएंगे, ये हमारा हो गया 32nd क्वेश्चन, और अब है हमारे पास, चलिए ये तो पूरा हो गया। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लेवल 0 पर हम जितनी डिस्कशन करते हैं, यानी मिड एक्सरसाइजेस 2 थी, 2 बार थ्योरी पार्ट आया था। देखिए जब मैं एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइजेस कराता हूं तो मैं उतनी ही थ्योरी पढ़ाता हूं जितनी एनसीईआरटी के लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए मैंने पहली एक्सरसाइज से पहले सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, और दूसरी एक्सरसाइज से पहले जीपी पढ़ाया। एपी को मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि इतना मटेरियल उन बच्चों के लिए है जो 11th के स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसको विराम देने से पहले एक बार जो एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करते हैं, फिर हमारा लेवल 1 भी। तो जिस प्रकार से मैंने लेवलिंग बनाई आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं बता दूं, 0 लेवल एनसीईआरटी डिस्कशन, फर्स्ट लेवल एनसीईआरटी फाइनल एक्सरसाइज, सेकंड लेवल पे मोर फॉर कम। इस टॉपिक के इस एक्सरसाइज के पूरे होने के बाद हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स पर डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं इस चैप्टर में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जरूर। उसमें एपी पर भी एक बार फिर डिस्कशन, एपी 10th में पढ़ा दिया जाता है शायद इसलिए नहीं देते, लेकिन एक बार एपी पर चर्चा करेंगे सारी प्रॉपर्टीज के साथ। दूसरे लेवल पे हम मोर फॉर कंपटीशन करते हैं, तीसरे लेवल पे फिर हम क्विक रिकैप लेके, चौथे लेवल पे अपना फॉर्मूला मैप बनाते हैं, 5वें पे फिर एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स और 6ठे पे मेंस। तो ये हमारा लेवल 0 कंप्लीट हुआ है अभी, जिसमें हमने चैप्टर को समझा है बस। अब आते हैं फर्स्ट लेवल की तरफ। ये स्क्रीन में आपको दे रहा हूँ, हमारा अगला लेवल है फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पे है, देखें 32 हमने कर लिया, मिसलेनियस एक्सरसाइज ही आ गई आपकी चैप्टर। तो तेजी से शुरू करते हैं, अभी रुकने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने मार्क किया है, इस पर डिस्कशन करेंगे। सिग्मा बेस्ड प्रॉब्लम है, सिग्मा के सिंपल मीनिंग के साथ। अभी सिग्मा के बारे में हालांकि डिटेल में बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इतना डिटेल में नहीं था, बट सिग्मा को जिस सेंस में यहाँ यूज किया है उसका मीनिंग बहुत नॉर्मल है, हम समझ सकते हैं। f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy। अब यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये दिया है इस क्वेश्चन में कि एक फंक्शन को ऐसे बनाया गया है कि जब आप fx प्लस y की वैल्यू निकालें तो वो fx इंटू fy के बराबर होगा, और एवरी x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी दिया हुआ है कि आप x और y की जगह केवल नेचुरल नंबर ही अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। If f is a function satisfying fx plus y equal to fx into fy for all x y belongs to natural number such that f1 is 3, आपको f1 का वैल्यू 3 दिया, एंड सिग्मा x बराबर 1 to n, सिग्मा x बराबर 1 to n, fx बराबर दिया है 120, ये आपको 1 दिया, सिग्मा x बराबर 1 to n, fx बराबर 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n का वैल्यू बताना। इतनी हेल्प दी है, आपको बताना है n कितना होगा। पहले सिग्मा से ही समझाना शुरू करता हूँ। सिग्मा की वैल्यू 1 से लेकर n तक समेशन में 120 दी गई है। इसका मतलब आप x की जगह 1 से n तक लगाते जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, गौर करिए, f1, फिर आप x की जगह 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और अंत में n। सिग्मा का सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ। मोर फॉर कंपटीशन टॉपिक में सिग्मा पर थोड़ा और खोल के चर्चा करेंगे, अभी एनसीईआरटी में जितना दिया है उतने के आधार पे ही कर रहे हैं। सिग्मा x बराबर 1 to n, fx 120 दिया है। सिग्मा का मीनिंग क्या हमने चर्चा की, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। किसका समेशन, उस टर्म का समेशन जो सिग्मा के अंदर लिखा है। कौन लिखा है सिग्मा के अंदर, f, यानी हमें fx की डिफरेंट वैल्यूज को जोड़
जोड़। अब कौन सी डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट कही जा रही वो सुनिए। आप x की जगह क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं वो सिग्मा के बॉटम और टॉप पे लिखा है। यानी इसको पूरा कैसे पढ़ा जाएगा, सिग्मा माने जोड़ो, सम करो, x की वैल्यू को 1 से n तक, यानी x की वैल्यू को 1 से n तक बदलते जाओ और जो जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है वो सम। तो जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे fx के ऊपर तो x की वैल्यू सबसे पहले 1 लगाएंगे तो ये f1 बनेगा, फिर 2 लगाएंगे f2 बनेगा, 3 लगाएंगे f3 बनेगा, n लगाएंगे fn, और इन सब का सम आपको दिया है 1। ये क्वेश्चन इन सब का सम आपको 120 दिया है, आपको सॉल्व करना है n की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, देखिए f1 का वैल्यू तो आपको 3, अब जब तक हमें f2 f3 और fn तक वैल्यू पता नहीं लगेंगे हम सवाल आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन कंडीशन है अब ये हम टारगेट करेंगे, इसके बेस पे कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर मैं x और y दोनों की जगह 1 और 1 अप्लाई कर दूं तो f1 + 1 का वैल्यू आ जाएगा f1 * f1 भैया, क्योंकि लिखा है साफ साफ कि आप fx + y को जब चाहें fx * fy कह सकते हैं। यानी मुझे क्या पता लग गया कि मैं जब चाहूं f2 का f1 स्क्वायर कह सकता हूं, और मुझे पता लग गया कि अगर f1 3 है तो ये 3 स्क्वायर, यानी f2 का वैल्यू 3 स्क्वायर है। गौर करते रहिएगा। अब f3 निकालने के लिए मैंने x की जगह 2 और y की जगह 1 लगा दिया। अब देखिए इसी x की जगह अगर मैं 2 और y की जगह 1 लगा दूं तो क्या बन जाएगा, f2 + 1 यानी f3 बराबर f2 * f1, और दोनों वैल्यू हमको पहले ही पता है। f2 का वैल्यू पता है 3 स्क्वायर, f1 का वैल्यू पता है 3, तो एक को 3 स्क्वायर लगाओ और एक को 3, तो ये आ गया 3। अब इससे आगे करने का मेरा मन नहीं, आप समझ गए होंगे कि जिस वैल्यू को कैलकुलेट किया जा रहा है वही पावर पे आए। जब आपने f3 निकाला तो 3 का क्यूब आ गया, जब आपने f2 निकाला तो 3 का स्क्वायर आ गया, f1 3 की पावर 1 है। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि जब हम fn निकालेंगे तो वो 3 की पावर n। ठीक, अब इन सब का सम इसने दिया है 120, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए। तो अगर मैं भैया f1 f2 f3 और fn सबकी वैल्यू अप्लाई करूं और इनके सम को 120 से कंपेयर करूं तो मुझे बड़े आराम से पता लग जाएगा। आइए कर लेते हैं पूरा। लेफ्ट में टोटल n टर्म्स है, इनका समेशन होता है ar⁻n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू दिया है 120। एक बार समझने की कोशिश करिएगा, a का रोल भी 3 प्ले कर रहा है इस क्वेश्चन में, और 2 का रेशियो भी 3 है, यानी मैंने a की जगह भी 3 लगाया, r की जगह भी 3। और अब थोड़ा सा सॉल्व करने दीजिए, ये बन जाएगा 3 × 3 की पावर n-1 अपॉन 2 इक्वल टू 120। थोड़ा सा और सॉल्व करने दीजिए तो ये आ गया 3 की पावर n इक्वल टू 80। अब इसके बाद आपके लिए छोड़ता हूँ 81 को कैसे जमाना है, कैसे n निकालना है आप, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मिसलेनियस का पहला हम कर चुके, दूसरा तीसरा आप लोग करिएगा, चौथे की तरफ में क्वेश्चन नंबर एक बार आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको पढ़ लें पहले ठीक से। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। जीपी में 3 टर्म है, उनका सम 56 है, और जब हम उनसे 17 और 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3 टर्म एपी में आ। क्या बात, सुनिए फिर। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। 3 नंबर जीपी में उनका सम 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 17 and 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। क्या है नंबर बताइए। बहुत बढ़िया, 3 नंबर जीपी में है, उनका सम 56 है। 3 नंबर क्या मानेंगे आप जानते हैं, माना नंबर है ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जीपी में 3 नंबर हमने ए आर स्क्वायर माने, इनका सम जो दिया है वो दिया है आपको 56। एक बात यहाँ पर गौर करिए, कई सवालों में जीपी में 3 टर्म मानने की जरूरत पड़ती है, तो हम उन्हें ए और ए आर स्क्वायर मानने के बजाय मानते हैं ए अपॉन आर, ए और ए आर। ऐसा कब करेंगे वो भी सुन लीजिए, ऐसा तब करिएगा जब आपको इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको जीपी में 3 टर्म दिए हैं और कहा है इनका प्रोडक्ट गिवन है, तो भैया प्रोडक्ट गिवन होने पर आप टर्म को ए आर स्क्वायर मानने के बजाय ए अपॉन आर, ए और ए आर माना करिए, क्योंकि ऐसे में जैसे ही आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आर कट, है ना। तो ये एक टैक्ट होता है कि जब आपको 3 टर्म मानने को कहा जाए तो आप ए अपॉन आर, ए और ए आर, 5 टर्म मानने को कहा जाए तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, ये 3 टर्म 5 टर्म मानने के केस है। लेकिन कब, जब आपको टर्म्स के प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं दिया था, यहाँ पर एडिशन दिया था, तो एडिशन दिए होने की वजह से फिर मैंने डिनोमिनेटर को बीच में नहीं, है ना, तो डिनोमिनेटर को इसीलिए मैं बीच में नहीं लाया, क्योंकि अगर एडिशन दिया है तो फिर जीपी के टर्म में ऐसा कोई फॉर्मेट यूज करने का कोई फायदा नहीं है ना। 3 टर्म जीपी में है, उनका समेशन दिया है, अगर इनका प्रोडक्ट दिया होता तो फिर ए आर स्क्वायर मानने के बजाय ए अपॉन आर, ए और ए आर ज्यादा बेटर है ना। 3 टर्म अगर जीपी में होते और उनका प्रोडक्ट गिवन होता तो ये फॉर्मेट जा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये 3 टर्म और 5 टर्म मानने के कंसेप्ट आप तब यूज करें जब प्रोडक्ट है। लिख देता हूँ प्रोडक्ट इज गिवन। अगर प्रोडक्ट गिवन है तो आप इस तरह से सिचुएशन को बदल लें,
लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में समेशन गिवन, इसीलिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप फ्लैट ए आर स्क्वायर मान सकते हैं। तीनों का सम 56 दिया है और दूसरी कंडीशन क्या दी है, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। दूसरी कंडीशन दी है कि अगर आप 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर से तो ये तीनों नंबर फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो अगर मैं 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करूं तो पहला नंबर बन जाएगा a-1, दूसरा बन जाएगा ar-7 और तीसरा बन जाएगा ar² -21। ये तीन टर्म बन जाएंगे। देखिए 1, 7 और 21 माइनस करने के बाद ये तीन बन गए। तो क्या कहता है कंडीशन में राइटर कि ये तीनों अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 56 इन जीपी। तीन टर्म है जीपी में, सम 56 है, एक इक्वेशन बन गई। और जब हम इन तीनों टर्म से 1, 7 और 21 को रिस्पेक्टिवली माइनस करते हैं तो हमारे तीनों नंबर अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन इस डिफरेंस के बाद। तो आपसे कहता है बताइए नंबर क्या हो सकता है ना। तो एक कंडीशन तो जो दी है उसके हिसाब से एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गई, a + ar + ar² = 56। दूसरा, जब आप पहले टर्म से 1 माइनस करते हैं, दूसरे से 7 माइनस करते हैं और तीसरे से 21, तो ये जो तीन टर्म है ये ए। अब अगर ये तीनों एपी बना रहे तो रूल क्या बनेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 = मिडिल टर्म ar-7, है ना। और अब 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा a + ar² -22 = 2 इस तरफ आ जाएगा और ये बन जाएगा 2ar -7 2 जब, और थोड़ा और जमाऊंगा इसको तो ये बन जाएगा ar² -2ar + a = 8। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी थी। अब दो वेरिएबल है यार, दो ही इक्वेशन है, सॉल्व हो ही जाएगा। वैसे करना कैसे बता देता हूँ। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड, नाउ डिवाइड 1 बाय, अगर आप पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे पूरा तो जो लेफ्ट वाला टर्म है वहां से समझना शुरू कीजिए। ये बन जाएगा a + ar + ar² डिवाइडेड बाय ar² -2ar + a = 56/8। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, राइट को राइट से, और अब सॉल्व करने पर a कैंसिल करके ये बन जाएगा 1 + r + r² अपॉन r² -2r + 1 = 7/8। 7 जा 56 अपॉन 1, और अब लेफ्ट राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1 + r + r² = 7r² -14r + 7। ठीक है ना। सारे टर्म एक तरफ ले लीजिए, ये टर्म इसके साथ मिलके बनेगा 6r², ये r इसके साथ आ जाएगा -15r और 7 के साथ 1 माइनस होके बन जाएगा 6 = 3 से आप और कैंसिल कर लीजिए, इसको 3 कॉमन ले लीजिए तो 2 ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये भी 2 है। और अब आप जानते हैं 4 बन जा 4, तो 4 बन जा 4, इसके फैक्टराइजेशन करके r की वैल्यू निकाल लीजिए। वैसे बहुत फ्लैट है क्योंकि 5 को आप 4 और 1 में ब्रेक कर सकते हैं। ये बन जाएगा -4r -r + 2 = 0। फिर ये दोनों टर्म से 2r कॉमन लेके r -2, इनसे -1 कॉमन लेके r -2। r की दो वैल्यू आपके पास आई है, एक आई है 2 और एक आई है 1/। ठीक है ना। अगर r को 2 मानते हैं तो r को 2 पुट करके a निकाल लीजिए और आपको पता लग जाएंगे तीनों टर्म क्या है। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप r को 2 पुट कर देंगे तो ऐसे ही ओरली निकाल लीजिए। ये बन जाएगा 4r, ये 2r और ये a, ये बन जाएगा 4a, माफ कीजिएगा, r की जगह 2 पुट करने पर ये 4a, ये 2a, ये a, 7a = 56, a 8 आ। तो अगर a 8 आ गया और r 2 आ गया तो टर्म क्या होगा, 8, 16, 30, जोड़ के देखिए 56 आ जाएगा। और दूसरा, अगर मैं r को 1/2 कंसिडर, वो भी समझ लीजिए, अगर r को 1/2 कंसिडर करोगे तो ये आएगा a, ये a/2, ये a/2, है ना। और जब इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, a/2 a/4, यानी टोटली आ गया 7a/4 = 56। तो a आ गया 32, तो पहला टर्म आ जाएगा 32, अगला उसका हाफ यानी 16। यानी कि अगर आप r को हाफ मानते हैं तो टर्म आएंगे 32, 16 एंड 8, और अगर आप r को 2 मानते हैं तो आएंगे 8, 16, 30। तो बात है, तो वो तीन टर्म जो हमको निकालने हैं वो 8, 16 और 30। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 4th तक हमने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी बहुत लंबी एक्सरसाइज है, तो अगली क्लास में हमको 6th क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। अगला टिक मैंने 6 पे लगाया है, तो इस क्वेश्चन से हम अगली क्लास में। चलिए, तो अभी इतने के बाद क्लास को एक विराम दे रहे हैं। चलिए।